तो चलिए बात करते हैं CDS 1 2020 यानी कि 2020 में आए हुए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को लेके डिसाइड करते हैं इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चंस आए थे। अब आपको सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है, ठीक। ये आया था आपका, कब देख सकते हैं आप, 2020 में CDS 1 का पेपर था। क्वेश्चन आपको जरूर इजी लगेंगे क्लासरूम प्रोग्राम में, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर डिफिकल्ट लगते हैं। आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने आगे कहा हो मेरा पेपर इजी था, लेकिन हमेशा प्रीवियस ईयर देख के कहता अच्छा इतने आसान क्वेश्चन आए थे। तो ये हमेशा रहता है, आप कभी भी चेक करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे लगता है इतने आसान थे, हमारे लिए क्यों डिफिकल्ट आते हैं। तो यही पेपर था, बच्चों ने इसने भी डिफिकल्ट बताया था, हो सकता है आपको आसान लगे। करते हैं। He has been working in the Department of Foreign Affairs since 2020। ऑप्शन दिए गए एडवर्ब है, एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर, नाउन है, ठीक है। यहां देखो एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है और जो सच में डिस्कशन का पार्ट भी है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2020। अब हमसे पूछा गया कि सिंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको कुछ लिख के दिखाना पड़ेगा, तब आपको बातें समझ आएंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, I have been living here since 2010। I have been living here since I joined the school, ठीक है। ये है I have been living here since 2010 और I have been living here since I joined the school, ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझ लो, फिर बात करेंगे आगे। जब मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, ठीक है, तो सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मैं कब से रह रहा हूं, 10 से ये टाइम हो गया। तो यहां जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो होगा आपका प्रपोजिशन, ठीक है। लेकिन जब मैं सिंस ऐसे लिखता हूं तो यहां सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ गया, इसका मतलब इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा ये होगा कंजंक्शन, ठीक है। और अगर मैं एक और सेंटेंस आपके लिए ऐसे ही लिख दूं, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, अगर आप देखें तो यहां कुछ मैं कहना चाह रहा हूं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा है, कब से, सिंस, कभी टाइम की बात करें तो ये होगा आपका एडवर्ब, ठीक है। इसका मतलब मुझे इतना पता है कि जो सिंस होता है वो 3 काम करता है। सिंस काम करता है प्रपोजिशन का, कंजंक्शन का और एडवर्ब का, ठीक है। ये आपको भी समझ आ गया होगा। इस सेंटेंस में सिंस क्या काम कर रहा है, अगर आप मुझसे सिंस पूछें सिर्फ, तो मैं कहूंगा सिंस यहां काम कर रहा है प्रपोजिशन का। अब बात यह है कि प्रपोजिशन ऑप्शन में नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिपेंसी दिखाई देगी, मेरा काम सिर्फ डिस्कस करने का है, मैं डिस्कशन कर देता हूं, लेकिन चीजें आप भी समझदार हो, समझने की कोशिश करनी है। तो हमें समझ आ गया कि जो रूल है उसके हिसाब से ये प्रपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली क्या, हो सकता है कि इस लाइन को यहां तक अंडरलाइन किया जाना था लेकिन ये करी नहीं। अगर ये यहां तक अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कब से करे, सिंस 2020, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। तो मेरा मानना, मेरी ओपिनियन ये कहती है कि ये ऐसे ही कुछ रहा होगा और ये एडवर्ब होना चाहिए था। या तो 2002 हटा दो तो सिंस एडवर्ब बन जाएगा, या फिर इसको यहां तक अंडरलाइन कर दो तब एडवर्ब बनेगा। बाकी और कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ये आंसर मार्क किया है ए वाला, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसा बेटा आपको बहुत क्वेश्चंस में मिलेगा देखने के लिए, लेकिन है तो हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु, इस वन के लिए हमने हु लगा दिया, ठीक है। तो सीधी सी बातें आसान ही है, इसको आप कहते हो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब क्या लगाई गई है, मेड लगाई गई है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन देखने शुरू किए, रिलेटिव क्लॉज। हमसे पूछा जा रहा हु क्या है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
यानी कि क्लॉज तब बन सकती है जब कम से कम 2 वर्ड को तो अंडरलाइन करो, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा तब लिखे जाते हैं जब उनके बाद में क्वेश्चन मार्क आता हो। जैसे अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो यहां मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तो जो हु होगा ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब मुझसे कहा गया एफर्मेटिव में कुछ बना नहीं, तो करेक्ट आंसर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, यानी कि सी इसका आंसर होगा। समझ आ रहा है ठीक से? ऐसे सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर इन द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टूडे, ठीक है। अब देखो यहां भी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, इन्होंने सिर्फ पूछा है कि मोस्ट का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे देखो आप, अगर ये सेंटेंस लिखा होता द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर, मान लेते हैं ये इतना लिखा होता मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर, ठीक है, और पूछा जाता कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो मैं कहता कि एक्टर क्या है, नाउन है, मोस्ट ब्यूटीफुल इसके लिए किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल दा लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक, क्योंकि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो अगर मैं कहूं कि एक्टर कैसा है, ब्यूटीफुल है, एक्टर कैसा है, मोस्ट है, ये बात सही नहीं है। ब्यूटीफुल कितना है, इतना है, ये बात सही है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, बड़ी सीधी सी बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर एडवर्ब होगा, बात खत्म हो गई। आगे ना समझ भाई कैसे करा हमने कि एक्टर जो है ब्यूटीफुल है, लेकिन एक्टर मोस्ट नहीं है, तो जब नाउन को क्वालिफाई नहीं करा तो ब्यूटीफुल को तो करना है, एडजेक्टिव को करा है तो एडवर्ब होगा। करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज आज द कैप्टन, आसानी है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ये आर्टिकल दा तो सीधी सीधी बात है, न्यूज के लिए लगा है। न्यूज क्या है, नाउन है। अब ये नाउन कौन सा है, नाउन तो ये वाला है, तो नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो ये आंसर क्या होगा, आंसर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी डिसाइड करूं यहां भी, तो एडजेक्टिव क्या होगा, ये तो इजी आंसर है, ये इजी क्वेश्चन है। इससे पहले वाले बेटा मॉडरेट था, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, और वो सबसे पहले वाला तो कंफ्यूजिंग था, ठीक है, उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट रिटर्न टू देयर पोजीशन, ठीक। अब ये क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगा होगा क्योंकि जो वर्ब प्लस आईएनजी होता है वो दो काम करता है, जेरेंट का काम करता है तो नाउन बन जाता है, पार्टिसिपल का काम करता है। अब पता कैसे चलेगा, देखो अगर मैं इसको कह दूं कि ये नाउन है, अगर मैं मान लूं ये नाउन है, तो देखो यहां क्या लिखा गया, आर्टिकल द, और चेंज क्या लिखा गया, नाउन लिखा गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नाउन द नाउन एक साथ आ जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। दो नाउन के बीच कोई प्रपोजिशन, कोई कंजंक्शन आपको जरूर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो मैं यहां देखते ही कह सकता हूं कि ये नाउन, अगर मैं इसको नाउन मान लूं तो ये द आगे नाउन, तो इसका मतलब ये हुआ ये नाउन नहीं हो सकता। अगर ये नाउन नहीं हो सकता तो देखो फ्रेज को तो सबसे पहले खत्म करो। फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मिनिमम दो शब्द होने चाहिए फ्रेज बनाने के लिए, अकेला शब्द कभी फ्रेज नहीं है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। यहां आर्टिकल दा को देख के चेंज नाउन है, नाउन से नाउन कैंसिल होकर मैं ये कह सकता हूं कि ये भी नहीं हो सकता। अब बचा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पार्टिसिपल। कॉन्टिन्यूअस तब बन सकता है जब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऐसे काम करे, इसमें कहीं आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर ये वाला होगा। इसको मैं कह सकता हूं भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी का है। इस क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट कह सकते हो कि हाँ सर ये डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें ना ये नाउन और जो इन्होंने दिया ना ऑप्शन, नाउन एंड दिस वन पार्टिसिपल, इसमें बच्चों को लगा होगा कि जेरेंड को नाउन कह रहे हैं, होता है ना तेज दिमाग लगा लेते हैं, जेरेंड को नाउन कह रहे हैं, तब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन ही रीच्ड द डिपार्टमेंट द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं सारे वर्ड देखूं अगर, तो मैं कह सकता हूं व्हेन टाइम कंजंक्शन है, ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट है, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द आर्टिकल है, डिपार्टमेंट नाउन होगा, द नाउन है, ऑफिशियल्स आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड लेफ्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पास्ट परफेक्ट बन गया, फॉर द मीटिंग, ठीक है, प्रपोजिशन द आर्टिकल, मीटिंग नाउन हो गया। अब इन्होंने कहा है क्या क्या होगा, इन्होंने कहा पास्ट परफेक्ट वर्ब होगी, हो सकता है, पास्ट टेंस इन्होंने कहा है। ठीक है, पास्ट टेंस जो है ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को हटा दो। अब आप कहोगे क्यों हटा रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो अंडरलाइन किया है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को किया है, और इन दोनों को मिलकर जो बन सकती है वो वर्ब फ्रेज तो बन सकती है। ठीक है,
वर्ब फ्रेज तो बन सकती है, बाकी कुछ और नहीं बन सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में आ जाए। अब इनमें बताओ पास्ट टेंस तो फिर पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी, परफेक्ट भी हो सकता है। जब मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि पास्ट परफेक्ट वर्ब है, तो मैं ए को आंसर मार्क कर देता हूं। तो मैं इसको भी कहना चाहूंगा बेटा मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी कि जल्दबाजी में गलत हो सकता था, बच्चा पास्ट टेंस मार्क कर सकता था, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट वर्ब होगा। तो मॉडरेट है, मतलब दिक्कत हो सकती थी बच्चे को करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा। इसमें भी देखो समझने वाली बातें हैं कई सारी। इन्होंने कहा ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। ठीक है, ही हैज ऑफर्ड किसको? हर। व्हाट अनदर चांस, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। पहले मैं आपको लिख दूं, इसका ऑब्जेक्ट दिया गया। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। हैज ऑफर्ड पास्ट टेंस नहीं है। ये परफेक्ट टेंस हो सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहां दो आंसर सही हैं। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उन्होंने कहा पास्ट परफेक्ट वर्ब है, हमने मान लिया, ऑप्शन ऐसे थे। तो ये भी तो परफेक्ट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ये दोनों आंसर यहां करेक्ट बन जाते हैं इन्हीं के हिसाब से। इन्होंने पहले वाला जो दिया था उसके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये होना चाहिए। अब मैं इसमें ये कहूंगा, हमसे पूछा जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन ये रहेगी कि मैं कहूंगा कि ये वाला जो होगा ए ग्रेड होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस नहीं आता है, और बी में आपका परफेक्ट टेंस होगा। तो मैं इसका आंसर ये दे सकता हूं। तो मैं मार्क कर रहा हूं अभी डी आंसर, और मैं इसको लिख रहा हूं बेटे स्टार के साथ में डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार मैंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये बात डाउटफुल ही है, समझना। आप या तो गलत करो या फिर स्टार मार्क कर दो कि भाई कंफ्यूजन है इन दोनों को लेके। ठीक है, अब आ रहा है समझ कि ये आपके लिए क्यों बेहतरीन होने वाली है क्लासेस, कि आपको समझ आएगा कि कहां कहां गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट आइए। द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट। ठीक है, मैं फिर से आपको यह स्टार लगा देता हूं। आप कहेंगे सर सारे स्टार ही लगेंगे। ठीक है, सुनो, इस क्या है आप सबको इतना पता होगा, इसको हम कह सकते हैं ये हमारी बी वर्ब है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरे शब्दों में मैं इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकता हूं, लिंकिंग वर्ब भी कह सकता हूं। ये सबको क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहिए हेल्पिंग वर्ब कब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है जब इसके साथ एक मेन वर्ब आती है। जैसा आपने कहा ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं ही इज वर्किंग हार्ड, या फिर मैं कह दूं अ लेटर इज रिटन बाय राम, जैसे ना राम राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो इन दोनों केसेस में क्या है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। ऊपर वाली एक्टिव वॉइस में, नीचे पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये मुझे बस आपको समझाना था। अगर ये सेंटेंस में अकेली आती है तो इनको बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ आ जाती है तो इनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, तो समझ आ गया अकेली है, तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था। मैंने ऑप्शंस देखने शुरू किए। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, सही है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ठीक, अब बताओ कोई डाउट है आपको? इनमें से कोई आंसर नहीं है। अब हम क्या मार्क करें? अब इसमें दो चीजें बनती हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब तब बनेगी, लेकिन इसका कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना बी वर्ब, इनका कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको आपने इंट्रांजिटिव मार्क किया होगा। ये मैं कह सकता हूं कि ये ए ग्रेड के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन सही नहीं है, नियरेस्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल अलग बन जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तभी लिखी जाती है जब मेन वर्ब होता है। हम यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब मार्क कर सकते हैं। तो मैं इसको भी कहना चाहूंगा कि भाई ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो मैच करता ही नहीं है जो होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हुर्रे व्हाट इज कैंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज। ये आसान क्वेश्चन है, इजी है, हम सबको पता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। डी आंसर होगा, यहां तो कोई टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। रवि was declared as the winner in the tie because he had hit the most number of 4s and 6s। ठीक है,
रवि क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज डिक्लेयर्ड क्या है, ये वर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही क्या है, सब्जेक्ट, और हैड हिट क्या है, ये वर्ब है, ये एक सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम बिकॉज करता है, तो बिकॉज क्या होगा, बिकॉज एक कंजंक्शन होगा, ठीक है। मैं इसको इजी कैटेगरी में रख देता हूं कि इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा हूं इसको डिफिकल्ट या मॉडरेट है, मेरी ओपिनियन में इजी क्वेश्चन है, कोई भी देख के मार्क कर सकता था। ऑप्शंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन हम आसानी से पहचान लेते हैं, एडवर्ब है, क्लॉज का कोई मतलब बनता नहीं है, कॉज दिया, कॉज का कोई मतलब बनता नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए वाला होगा, कंजंक्शन। ओके, तो ये थे CDS 1 2020 के क्वेश्चंस। आप मुझे बताएं आउट ऑफ 10 आपने इसमें क्या स्कोर किया है, और सारे क्वेश्चन ठीक से समझ आ गए होंगे, जिन पे स्टार्स लगाएं वो कंफ्यूजिंग है, आप अलग अलग क्लासेस में जाके अलग अलग जाके आंसर्स ढूंढेंगे, आपको अलग अलग आंसर्स मिलते रहेंगे, लेकिन है वो कंफ्यूजिंग, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से।